गुड मॉर्निंग। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 8th का लेसन नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके अपने कुछ टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा कृषि पद्धतियाँ, फसल आधारित पद्धतियाँ, मिट्टी तैयार करना, इसके बाद कृषि औजार, बीजों का चयन, खाद और उर्वरक मिलाना। आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1.2 से। तो क्रियाकलाप 1.2 में क्या लिखा है? मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर A, B एवं C निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? तो पहले 3 गिलास लिए, उन तीनों में समान मात्रा में पानी लिया और उसमें यूरिया की मात्रा डालते हैं। फिर अपने इनको देखेंगे। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो आप उर्वरक और खाद में अंतर लिखेंगे तो उर्वरक के बारे में लिखना है कि यह रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद है ये पशुओं से प्राप्त मल मूत्र से किया जाता है। और उर्वरक है इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद का उत्पादन सड़ी गली वनस्पति या गोबर से किया जाता है, जिसका उत्पादन आप घर पर भी कर सकते हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है NH4, अमोनियम सल्फेट SO4-2। सुपर फॉस्फेट पोटाश, NPK जिसका नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। राइजोबैक्टीरियम क्या होता है? जो फलीदार पौधों की जड़ों में
जो गांठें होती हैं उनमें उपस्थित एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यह फलीदार पौधे यानी लेग्यूमिनेसी कुल है, उस लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं, जैसे मटर कुल, इसके अलावा मूंग, ये सारी फलीदार फसलों में पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो अब आप खाद और उर्वरक में अंतर देखो, जो पहले मैंने बता दिया है, लेकिन अब इसमें देखो क्या बताया अंतर, उर्वरक क्या है और खाद क्या है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है और जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। फिर सेकंड अंतर लिखेंगे, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद है ये खेतों में बनाई जा सकती है, या आप अपने जो घर से निकलती है सड़ी गली वनस्पति, फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, उन्हें एक गड्ढा बनाकर उसमें आप एकत्रित करके खाद बना सकते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस प्रकार ये इनमें अंतर थे, तो दोनों अंतर आप पढ़ना और नोट करना। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। अब जो खाद है इसके क्या लाभ हैं, तो खाद के लाभ क्या हैं फसलों में। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये खाद से होने वाले प्रमुख लाभ हैं। इसके बाद में आगे सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पीले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई किसे कहते हैं? विभिन्न अंतरालों पर खेत में जल देने की विधि सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गर्मी में पानी है वो जल्दी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, या फिर पादपों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए पादपों में जल की पूर्ति के लिए बार बार पानी देना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो अधिक तापमान के कारण जल है उसका वाष्पन अधिक होता है, इस कारण गर्मियों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। फिर है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत मतलब जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है, वो कौन कौन सी विधियाँ हैं?
उसमें कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। आज अपने सिंचाई के स्रोत, सिंचाई किसे कहते हैं और उर्वरक व खाद में अंतर, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आगे अपने सिंचाई के पारंपरिक तरीके के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।